हेलो दोस्तों, मैं हूं सैम सत्यम और आप सुन रहे सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर चैप्टर 13 ऑफ द हंटिंग एडेलिन। आप मुझे नहीं पता आप लोगों को कुत्ते की भौंकने की आवाज़ जा रही है कि नहीं, बट रात के 11 बज रहे हैं और कुत्ता भौंक रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, सो थोड़ा सा नॉइज़ अगर आपको जाए तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। एंड सॉरी इसके लिए, मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है तो थोड़ा सा। एंड ये जो पीओवी है ये मतलब ये बाई एडेलिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। द मैनिपुलेटर। मुझे अभी अभी संपादन का पहला दौर मिला है। मैं मेरिएटा से फ़ोन पर कहती हूँ, मैं आज रात इसे शुरू कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, वो कहती है। मैं अपने कमरे और मंद रोशनी वाले गलियारे से चल रही हूँ, तभी एक हलचल मेरी नज़र में आती है। मैं ठिठक जाती हूँ। मेरी उंगली लाल बटन दबा रही होती है कि मैं देखती हूँ कि अटारी के दरवाजे से एक औरत गायब होती हुई दिखाई देती है। इसे रोकने से पहले ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इतने सालों से मैं इस घर में हूँ, मैंने बस कुछ ही बार भूत प्रेत देखे हैं। ज़्यादातर मैंने आवाज़ें, कदमों की आहट, दरवाजे बंद होने और आवाज़ें और ठंडी हवाएं महसूस की है, लेकिन शायद ही कभी कोई दिखाई दिया हो। लेकिन मुझे पता है कि मैंने अभी क्या देखा है। एक सफ़ेद पोशाक में एक औरत जिसके बाल सुनहरे घुंघरेले थे। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन ऐसा एक अलग सा एहसास हुआ कि वो गीगी थी। उसके पीछे भागते हुए मेरा फ़ोन लगभग गिर ही गया था। मैं हॉल से नीचे भागा और अटारी का दरवाज़ा खोली। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए घना अंधेरा था और मेरे दिमाग के पिछले हिस्से में एक घबराहट सी गुदगुदी हो रही थी, लेकिन यह मुझे रोक नहीं पा रही थी। मैं अपने फ़ोन की टॉर्च जलाती हूँ और जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चली जाती हूँ। मेरे कंधों पर एक भारी भरकम अशुभता का बोझ पड़ रहा था, लेकिन मैं उसे पार करते हुए आगे बढ़ रही थी। जो भी थी वे चाहते थे कि मैं कुछ देखूं। मैं एक एहसास से काँप रही थी, डर और खुशी दोनों से। जैसे ही मैं सीढ़ियों पर कदम रखती हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं पानी में सांस ले रही हूँ। ऊपर की हवा घुटन और भारी है, नकारात्मक से भरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे किसी अंधेरे ने इस जगह को निगल लिया है और उसी में यहाँ ऊपर पसंद नहीं है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो मुझे हर तरफ से घूर रही है। यही ऊपर कहीं एक बल्ब है जिसके साथ एक लंबी डोरी जुड़ी हुई है। मैं अपनी टॉर्च तब तक घुमाती हूँ जब तक मुझे डोरी दिखाई ना दे। यह बिना हवा के एक अटारी में आगे पीछे झूल रही है, जहाँ वातावरण इस हवेली से बाहर के जंगल से भी घना लगता है। दौड़कर मैं झूलती हुई डोरी को पकड़ती हूँ और उसे खींचती हूँ, जिससे बल्ब जल जाती है। एक भिनभिनाहट सी आवाज़ सन्नाटे को चीरती है और एक डरावनेपन का एहसास देती है। मैं अपनी आंखें सिकोड़ती हूँ, खुद को किसी डरावने राक्षस को देखने के लिए तैयार करती हूँ जो कोने में छिपा है। लेकिन यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं है, कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं देता। गीगी, तुम मुझे यहाँ ऊपर क्यों ले आई? मैं ज़ोर से पूछती हूँ, आसपास देखते हुए, और यह समझने की कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ ऊपर क्या देख सकती हूँ। जाहिर है मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। यह कभी इतना आसान नहीं होता। मेरी नज़र जगह में बिखरी हुई है धूल भरी चीज़ पर टिक जाती है। मैंने यहाँ आने से पूरी तरह बचना शुरू कर दिया है और यहाँ तक कि इस जगह का नवीनीकरण भी नहीं करवाया। मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो कोई बुरी चीज़ सामने आ जाएगी। मुझे पहले से बहुत से राक्षस परेशान कर रहे हैं। कोने में एक पुराना टूटा हुआ शीशा है जिस पर थोड़ी सी सफ़ेद चादर लटकी हुई है। मैं हर कीमत पर उसे देखने से बचती हूँ। मुझे डरना पसंद है, लेकिन फिर भी मुझे शीशे में अपने पीछे किसी राक्षस को खड़ा देखने की कोई इच्छा नहीं है। मेरे इलाके में ढेर सारे धूल भरे डिब्बे और टोट बैग बिखरे पड़े हैं। ये काफ़ी बड़ा कमरा है, इसलिए देखने के लिए बहुत सी जगह है। अपना फ़ोन जेब में रखते हुए मैं एक गहरी सांस लेती हूँ, एक ऐसा महसूस करते हुए कि जैसे मैंने अपने फेफड़ों को जहरीले कचरे से भर दिया हो। और फिर मैं एक डिब्बे के पास जाती हूँ और खोदना शुरू कर देती हूँ। वो मकड़ी के जाले से ढके हुए हैं और मैं सोच रही हूँ
कि नीचे मंजिल पर जाकर एक जोड़ी दस्ताने ढूंढ लूँ, लेकिन जब मैं पहले ही प्रतिबद्ध हो चुकी हूँ तो मैं रुकना नहीं चाहती। जब मैं किसी खतरनाक चीज़ के साथ जगह साझा नहीं करूँगी तो शायद मैं खुद को वापस ऊपर न जाने के लिए मना लूँ। बक्सों से उतनी मकड़ियाँ को नज़रअंदाज करते हुए मैं खोजते रहती हूँ। मुझे बस पुराने कपड़े, जूते, गहने और छोटे मोटे चीज़ मिलती हैं। कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन शायद इनमें से कुछ चीज़ें कीमती हो। मेरे पीछे एक ज़ोरदार धमाका हुआ और इस बार मैं ज़ोर से चीख पड़ी। मेरे चीख की गूंजते ही जब मैं घूमकर उस आवाज़ को सामना करती हूँ, वहाँ एक लटकते हुए लकड़ी के तख्ते के अलावा कुछ नहीं है, जो एक कील से लटका हुआ है। पूरी अटारी लकड़ी के तख्तों से बनी हुई है, जिनमें से ज़्यादातर सड़ चुके हैं और चूहे ने कुतर दिए हैं। जहाँ भी लकड़ी का तख्ता था वहाँ एक अथाह काला गड्ढा है। तुम चाहते हो कि मैं अपना हाथ वहाँ डाल दूँ, है ना? मैं रूखेपन से कहती हूँ, यह देखने के लिए कि क्या मुझे गीगी का कोई और संकेत मिलेगा। हालांकि अभी भी उस कमबख्त आईने में मैं नहीं देख रही हूँ। अपनी धड़कती हुई धड़कन को थामे मैं सावधानी से उसे झूलते हुए जंगल की ओर चल पड़ी और अपना फ़ोन उठाया और एक बार फिर टॉर्च जलाकर मैंने छेद के अंदर रोशनी डाली। यहाँ एक चबूतरा है और गड्ढे की गहराई में दो मुड़े हुए कागज़ के टुकड़े जैसे दिख रहे हैं। मैं ज़ोर से कहरा उठी, अरे क्या तुम सच में मुझे वहाँ हाथ डालने पर मजबूर करोगे? कीड़े आमतौर पर मुझे डराते नहीं। इस दुनिया में ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो मुझे सच में अंदर तक डराती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कीड़ों से भरे गड्ढे में हाथ डालने में मज़ा आता है। और हाँ, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर यहाँ ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो मेरे साथ खिलवाड़ करे और मेरा हाथ पकड़ ले। मैं मानती हूँ कि तब शायद मुझे थोड़ा पेशाब आ जाएगा। आह भरते हुए मैं अपना हाथ अंदर डालती हूँ, कागज़ छीनती हूँ और अपने हाथ बाहर निकालती हूँ। ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में। मैं लगभग मुंह खोलकर खुश हो जाती हूँ, लेकिन फिर तय करती हूँ कि जब हम एक ही घर में रहे तो किसी को नाराज़ ना करना ही बेहतर है। मैं मुड़ती हूँ, तार की तरफ दौड़ती हूँ, लाइट बंद करती हूँ और सीढ़ियों से नीचे ऐसे भागती हूँ जैसे द रिंग वाली लड़की मेरा पीछा कर रही हो। अटारी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए मैं गहरी शुद्ध हवा में सांस लेती हूँ। यहाँ काफ़ी उजाला है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर मुझ पर टूट पड़ा हो और मैं बस उसके नीचे से रेंगकर बाहर निकल आई हूँ। मैं कागज़ों को सीधा करती हूँ और आंखें मूंद कर पहले वाले और साफ़ सुथरी लिखावटें देखती हूँ। मैंने वही किया जो मुझे करने को कहा गया था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे पता है कि अगला मैं ही होती। तो यह मेरा कबूलनामा है। मैंने उसकी हत्या को छुपाने में उसकी मदद की है। मुझे बहुत अफसोस है। नोट को बार बार पढ़ते हुए मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। जिसने भी यह लिखा है वो गीगी की हत्या की बात कर रहा है। ज़रूर किसने उसकी हत्या की, उसे छुपाने की मदद। वह कौन है? दूसरे नोट पर आते ही मुझे बस 1 सेकंड लगता है यह समझने में कि उसकी डायरी का फाड़ा हुआ पन्ना है। मैं विजयी भाव से मुस्कुराती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं गंदे शब्द को पढ़ती हूँ मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। मुझे जल्दी करना होगा। उसने कहा है कि वह आ रहा है और मैं डरी हुई हूँ। अगर मैं भागी तो वो मुझे पकड़ लेगा, इसलिए मैं ये नोट इस उम्मीद में लिख रही हूँ कि कोई उसे ढूंढ लेगा। अगर जॉन मेरे साथ कुछ हुआ तो वो नोट यहीं ख़त्म हो जाएगा। आखिरी शब्द भी पूरा नहीं हुआ, मेरा मुँह खुला का खुला रह गया जब मैं अविश्वास से उसे घूर रही थी। क्या तुम मजाक कर रही हो गीगी? तुम इसे वहीं छोड़ गई। यही तो तुम मुझे दिखाना चाहती थी, एक नोट जिसमें तुम बताने वाली थी कि वह कौन है, लेकिन बताओगी नहीं। मैं अपनी बात ज़ोर से चिल्लाते हुए, पैर पटकते हुए और बाहें फैलाते हुए ख़त्म करती हूँ। जाहिर है वो मुझे जवाब नहीं देगी। नाटकीय ढंग से गुर्राते हुए मैं बेडरूम में घुस जाती हूँ और दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। अब मैं उस पर पूरा गुस्सा हूँ। बेहतर होगा कि वो यहाँ ना आए, वरना मैं उसे वापस बाहर निकाल दूँगी। वो फिर से बाहर है, मुझे देख रहा है। चांदनी में एक चमकदार लाल चेरी चमक रहा है। मैं उसे घूरती हूँ। डर की जानी पहचानी डोरियाँ मुझे वापस अपनी गिरफ्त में कस कर जकड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही मेरे पीठ में ईंटें जमी हुई है
और नीचे धंस रही है। मैं अपने होठ चबा रही हूँ, सोच रही हूँ कि मुझे उससे फिर से सामना करना चाहिए या नहीं। अपना फ़ोन उठाकर उसकी रिपोर्ट करना ही सही होगा, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। जब तक वो यहाँ पहुँचेगी वो फिर से गायब हो चुका होगा, और जब पुलिस पिछली बार की तरह लापता हो जाएगी तो पुलिस रिपोर्ट का क्या फ़ायदा। उसे तोड़फोड़ और घुसपैठ के हुनर और हैकिंग का हुनर की तो बात ही छोड़िए। जाहिर है वो किसी चीज़ से छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेरिफ वाल्टर्स को पता है कि मेरा एक पीछा करने वाला है। हालांकि उसने कहा है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद यही फ़ोन करने की और भी बड़ी वजह है। वह शायद अभी मेरी हत्या करने की योजना बना रहा है, ठीक वैसे ही जैसे गीगी का पीछा करने वाला ने उसकी हत्या की। मैंने उस नोट को पढ़ा और पिछले 3 रातों को उसकी डायरियाँ को खंगाला, लेकिन मुझे अभी तक उसका पीछा करने वाले हत्यारे होने का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं सही हूँ। उसकी ओर देखते हुए मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ, खिड़की के ठीक सामने खड़ी हो जाती हूँ और फ़ोन कर देती हूँ, क्योंकि जाहिर है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मैं आँख से खेल रही हूँ। जितना ज़्यादा मैं उसे उकसाऊँगी उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि वह मेरे पीछे आएगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। हर बार जब मैं उसे पीछे ढकेलती हूँ तो मुझे तो तेज़ रोमांच मिलता है। उसे मैं रोक नहीं पा रही हूँ। यह जितना बेवकूफ़ाना है उतना ही लत लगाने वाला भी है। मैं गहरे हुड के नीचे उसका चेहरा नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। यह जानने पर भी मुझे वह प्रतिक्रिया नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। मुझे घृणा होनी चाहिए, मुझे डरना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं डरी हुई हूँ, लेकिन असल में मुझे मुस्कुराने की इच्छा हो रही है। मेरे कान में फ़ोन की घंटी बजती है। भौहें सिकोड़ते हुए मैं झिझकते हुए फ़ोन अपने कान से सटाती हूँ और अंदर वाले संदेश को देखती हूँ। अज्ञात, क्या मुझे यह मान लेना चाहिए कि तुम पुलिस को फ़ोन पर बात कर रही हो? मुझे लगता है कि मेरी छोटी चूहिया झूठी है। अरे नहीं, उसे नहीं मानना। मैं गुस्से से अपना मैसेज वापस टाइप करती हूँ। जानना चाहती हूँ। अज्ञात, हाँ सच में। मैं तुम्हें बाद में इसके लिए सज़ा भी देना चाहूँगा। मेरे अंगूठे अक्षरों पर जम गए। पिछली सज़ा बहुत ही भयानक और घिनौनी थी। क्या तुम अब मुझे उंगलियां मारने वाले हो? डिपेंड करता है। तुम अब भी दूसरे लड़कों के साथ सेक्स करने का नाटक कर रही हो, या तुम फिर से अपने घर के भूतों पर चिल्लाना पसंद करोगी। मेरा सिर अचानक ऊपर उठता है और मैं हूड की गहराई में देखती हूँ। उसका फ़ोन उसके हाथ में है, मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा है। उसके फ़ोन की रोशनी धीमी है और उसका मंद रोशनी से मुझे बहुत बेहद नुकीली जबड़ा और उसके मुस्कुराते हुए होठों का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। मैं अपना हाथ उठाती हूँ और उसे उंगली दिखाती हूँ। भाड़ में जाओ कमीने। जवाब में उसका अंगूठा हिलाने लगता है। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। मैं ऐसा करने की योजना बना रहा हूँ। मैं उसकी इस गुस्ताखी पर गुर्राता हूँ। लानत है, वह मुझे चोट देगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चाकू मार दूँगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी। अज्ञात, तो कर लो छोटी चूहिया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे चाकू मारने को कह रहा है या फ़ोन करने को। मुझे दोनों करने में खुशी होगी। मुझे उसका यह कहना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं एक चूहिया हूँ और वह एक बिल्ली है। इसका मतलब होगा कि वो मेरा शिकार कर रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा शिकार किया जाए। धिक्कार है, मैं हिचकिचा रही हूँ। मुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, मुझे करना ही होगा, लेकिन मैं अपने उंगलियों को हिलाने के लिए मना नहीं पा रही हूँ। वो मुझे चुनौती दे रहा है और इस बात से नफ़रत है कि मैं ये जानने से डर रही हूँ कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो क्या करेगा। मुझे इस बात से नफ़रत है कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। दिल धड़क रहा है। मैं नंबर डायल करती हूँ। वो मुझे ध्यान से देखता है। जब मैं कॉल बटन दबाती हूँ और अपने फ़ोन कान में लगाती हूँ। 911, आपकी इमरजेंसी क्या है? मैं गहरी सांस लेती हूँ। एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। वो 1 हफ्ते पहले मेरे घर में घुस आया था और अब वो बाहर खड़ा मुझे देख रहा है। वो अभी भी बाहर खड़ा है? ऑपरेटर पूछती है। मुझे बैकग्राउंड में टाइपिंग की आवाज़ सुनाई देती है और साथ में उसकी गम चबाने की आवाज़ भी। हाँ, मैं फुसफुसाती हूँ। मैडम, क्या वो कुछ कर रहा है? क्या उसके पास कोई हथियार है? वो पूछती है। मुझे नहीं पता। आप किसी को बाहर भेज सकती है? और टाइपिंग। मैडम, आपका पता क्या है? मैं उसे पता बताती हूँ।
वो कुछ और बेतुके सवाल पूछती है और बताती है कि एक लूज़र लगभग 5 मिनट की दूरी पर है। वो मुझे फ़ोन पर रहने के लिए कहती है, लेकिन मैं नहीं रहती। मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ। मेरी छोटी सी परछाई इतनी देर तक नहीं रुकेगी कि पुलिस उसे आकर पकड़ ले। वो उसी जंगल में गायब हो जाएगी जहाँ से निकला था और कभी नहीं मिलेगी। मुझे ये पता है, मैं उसके आंखें नहीं देख सकती, लेकिन फिर भी मैं उसकी नज़रों से मिलती हूँ। एक आखिरी मुस्कान के साथ वह एक छोटा सा संदेश टाइप करता है और मेरा फ़ोन बजता है, लेकिन मैं तुरंत नहीं देखती। मैं बहुत डरी हुई हूँ और दुनिया को किसी की भी परवाह नहीं है। वो धीरे से मुड़कर चला जाता है, अंधेरा अपनी गिरफ्त में लेते हुए। उसने अपने गहराइयों में तब तक डुबोए रखता है जब तक कि वो पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता। जब क्रूज़र आता है तो मैं पहले ही चाहती हूँ कि वो चला जाए, जिन कारणों से मैं ठीक से नहीं समझ सकती। मुझे पुलिस बुलाने का पछतावा है। मैं बस चाहती हूँ कि वह चला जाए। पुलिस वाला एक मोटा आदमी है जिसने छोटे सुनहरे बाल और सुर्ख चेहरा है। ऐसा लग रहा है कि वह यहाँ के अलावा कहीं और रहना चाहता है। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। यहाँ क्या हो रहा है मैडम? वह हाँफते हुए पूछता है, सामने के बरामदे की ओर बढ़ते हुए। एक आदमी मेरी खिड़की के बाहर था, मैं संक्षेप में कहती हूँ। ओह ओके। वह ओ को खींचते हुए कहता है, क्या इससे पहले भी हुआ है? मैं उसे बताती हूँ कि मैंने कई बार पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन यह आदमी पिछले कुछ महीनों से मेरे घर में घुसकर चोरी कर रहा है। उसे अपने अनुभव के बारे में बताने के बाद वह अपना पैड निकालता है और रिपोर्ट लिखना शुरू करता है। तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम एडलिन रैली है, सही? हाँ। वो लिखना बंद कर देता है और मेरी तरफ ऐसा देखता है जैसे वह किसी को देख रहा हो। क्या तुम ही तो नहीं जिसने आर्चिबाल्ड टालवेरा को तुम्हारे बरामदे से गायब कर दिया था? वो मुझे ऊपर से नीचे देखता है, मेरी छाती पर एक पल के लिए रुकते हुए पूछता है, मानो मेरे अस्तन उसे जवाब देंगे। हाँ, मैं बेचैन होते हुए मुंह से बोली। वह जवाब में गुनगुनाता है और रिपोर्ट लिखने में लग जाता है। तुम्हें लगता है कि वही आदमी था? अगर ऐसा नहीं होता तो वह बहुत गड़बड़ होता। मैं बुदबुदाती हूँ। जब पुलिस वाले मुझे घूरता है तो मैं आहें भरती हूँ। हाँ, मुझे पता है। इसके बाद वह लिखना बंद कर देता है और मुझसे कुछ सामान्य सवाल पूछता है। क्या तुम्हारे पास कोई विवरण है? क्या तुम्हें पता है कि वह कौन हो सकता है? वगैरह। मैं उसे सारी जानकारियाँ देती हूँ, सिवाय सबसे ज़रूरी जानकारी। मैं उसके टेक्स्ट मैसेज के बारे में नहीं बताती। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वे निजी लगते हैं, जो कि बहुत बेवकूफ़ी है। कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं खुद को कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं कर पाती। पुलिस अधिकारी बिना किसी मददगार जानकारी के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी एक पुलिस रिपोर्ट लेकर चला जाता है और यही महत्वपूर्ण है। जब मैं गर्म पानी से नहाकर अपने बिस्तर पर लेटती हूँ तो मुझे उसका संदेश पढ़ने का मौका मिलता है। अज्ञात, तुम जितनी ज़्यादा मेरे अवज्ञा करोगे, तुम्हारी सज़ा उतनी ही कड़ी होगी। मैं इस छोटे से कमीने को ढूंढ निकालूंगी, दया गुस्से से कहती है और लगभग अपने लैपटॉप की चाबियाँ पटक पटक कर टाइप करती है। भगवान जाने क्यों मैंने अपनी उसे कल रात की पूरी बात बताई। मैं अपने ड्रिंक की एक घूंट लेती हूँ। यह काफ़ी नहीं है, इसलिए मैं एक और घूंट लेती हूँ और फिर पूरा पी जाती हूँ। हम दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वह मुझे घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहती। क्या अब मेरी परछाई ज़्यादा बातचीत करने लगी है? कमर और कमीना एक ही चीज़ है, मैं कहती हूँ। वह ऊपर देखती है। उसके चेहरे पर कल रात से मेरी विचार बिल्कुल वही थे। तुम्हें क्या हो गया? मैं कंधा उचकाती हूँ। मैं बस यही कह रही हूँ। तुमने अभी उसे थोड़ा सा बेवकूफ़ कहा है। वह आंखें घुमाती है, मुझे अनदेखा करती है, फिर अपने लैपटॉप पर टाइप करना शुरू कर देती है। शायद किसी चीज़ को हैक कर रही है। हालांकि मैं सोच भी नहीं सकती कि वो क्या हैक कर रही है। बेहतर होगा कि वह मेरे फ़ोन को ही हैक करे। उस पर मेरी नग्न तस्वीरें हैं। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, अगर उसने इसे हैक कर लिया और उन्हें ढूंढ लिया तो क्या होगा? मैं झट से अपना फ़ोन उठाती हूँ, हर एक कामुक तस्वीरें डिलीट करती हूँ और फिर उन्हें दूसरी बार ट्रैश फोल्डर से डिलीट कर देती हूँ। मेरी थोड़ी चिंता कम हो जाती है, लेकिन पूरी नहीं। हो सकता है कि उसने उसे पहले ही हैक कर लिया हो, जहाँ तक मुझे पता है। अब मैं ज़िंदगी भर इसी बात पर उलझी रहूँगी। मेरे अंदर के संकट को देखते हुए दया मुझ पर ध्यान केंद्रित करती है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गई है। तुम ठीक हो लड़की? मैं अपना गला साफ़ करती हूँ।
क्या संभावना है कि वो मेरे फ़ोन को हैक कर ले और मेरी नग्न तस्वीरें ढूंढ ले। उसके होठ फड़कते हैं और बस 2 सेकंड के लिए उसके चेहरे को हटा देती हूँ। बेबी गर्ल, उस आदमी ने तुम्हारे कमरे में शायद 1000 बार तुम्हें नग्न देखा होगा। मेरी आंखें और चौड़ी हो जाती है, लेकिन मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं था। हे भगवान, तुम क्यों पूछ रहे हो? दया पूछती है। उसके अंदर आवाज़ संदेह से भरी है। मैं अपने होठ खींचकर सोचती हूँ। इस समय दया के मैसेज के बारे में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ रोक रही है, और वह है उसके आने वाला गुस्सा। आखिरकार हिम्मत जुटाकर मैं दौड़कर बाहर आती हूँ। क्या तुम किसी अनजान नंबर का पता लगा पाओगी? उसकी आंखें झुक जाती है। क्या उसने तुम्हें किसी अनजान नंबर से मैसेज किया था? शर्म आती है। मुझे उससे ये पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे एक अजीब सी सुरक्षात्मक ज़रूरत थी कि मैंने मैसेज अपने ही तक ही रखूं, बिल्कुल पुलिस अधिकारी की तरह। मुझे एहसास हुआ कि यह कितनी बेवकूफ़ पाना है, जबकि दया दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर्स में से एक है। कम से कम वह तो यही कहती है। मैं शर्म से सिर हिलाती हूँ और फिर फ़ोन थमा देती हूँ। धागा पहले से ही खींचा हुआ है। वह मेरे हाथ से फ़ोन छीनती है, मुझे तीखी नज़रें से देखती है और उन्हें पढ़ने लगती है। उसकी नज़रें पीछे हट जाती है। मैं कहराती हूँ, मुझे पता है मैं एक बेवकूफ़ कुतिया हूँ। मुझे नहीं पता दया, सच में मुझे नहीं पता। तुम क्या उनका पता लगा सकती हो? मैंने तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया, लेकिन मुझे देखने दो। मुझे उसके गुस्से से कोई चिंता नहीं है। दया को सांप भी काट ले तो वो तुरंत माफ़ कर दे। वो अभी भी बस मुझे धोखा दे रही है। उसके चेहरे पर निराशा छा जाती है, उसके होठ नीचे झुक जाते हैं, और जैसे जैसे सेकंड बीतती है उसके भौहें गहरे होते जाते हैं। वो स्क्रीन के और पास झुक जाती है। अभी भी 1 सेकंड में 1 मील की रफ्तार से टाइप कर रही है। कुछ मिनट बाद वो ग्रेनाइट पर अपने हथेलियाँ पटकती है और पीछे झुक जाती है। अब उसके चेहरे पर साफ तौर पर गुस्सा दिखाई दे रहा है। पता नहीं चल रहा, बस वो वही कहती है। मेरी चिंता फिर से उभर आती है। तो ये आदमी मेरे सुरक्षा कैमरे को हैक कर सकता है और उन्हें ओवरराइट कर सकता है, और साफ तौर पर मुझे एक ऐसा नंबर से मैसेज कर सकता है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि उसने मेरे फ़ोन को हैक कर लिया है और मेरी नग्न तस्वीरें हासिल कर ली है। वो मेरी तरफ देखती है और अपना जवाब पहले से ही पता है। यह संभव है, वह कहती है, हालांकि उसके लहजे से ऐसा लग रहा है कि यह संभव है। मैं अपने सिर लैपटॉप पर रख देती हूँ और कई बटन दबा रही हूँ, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। किसी डरपोक आदमी के पास मेरी नग्न तस्वीरें हैं। हो सकती है। इससे भी बुरी बात यह है कि उसके पास शायद मेरी नग्न तस्वीरें हो। मुझे लगता है कि यह दुनिया में सबसे बुरी बात नहीं है। मेरा शरीर शानदार है, लेकिन अगर ये लीक हो गई तो मैं निश्चित रूप से शर्मिंदा हो जाऊंगी। क्या होगा अगर वो इन्हें ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल करे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा सोचूंगी, लेकिन उम्मीद की वह मुझ पर इतना आकर्षित है कि उन्हें लीक नहीं कर पाऊंगा। वह पहले ही साबित कर चुका है। वो मेरे पे कब्जा करना चाहता है। अगर कोई दूसरा आदमी बिना हाथ कटवाए मेरी जान को छू भी नहीं सकता, तो वह दुनिया को मेरी नग्न तस्वीरें तो नहीं दिखाएगा। क्या तुमने इसे डिलीट कर दिया? मैं सिर हिलाती हूँ। मेरा माथा बटनों से रगड़ रहा है। मैं उस आवाज़ से सिकुड़ जाती हूँ। अगर मैं नहीं रुकी तो वो बड़ा सा सिर मेरे लैपटॉप को ख़राब कर देगा। मैं अपने सिर उठाती हूँ, दया का वोडका और अनानास जूस को गिलास उठाती हूँ और घूट घूट करके पीने लगती हूँ। उसने कोई शिकायत नहीं की। दरअसल वो वोडका की पूरी बोतल ही पलट देती है। इस बार ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर उसने अभी तक इनके बारे में कुछ नहीं कहा है तो मुमकिन है कि उसके पास ये चीज़ें नहीं होगी। उसके शब्दों से मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं उसकी भावना की कदर करती हूँ। तुमने अपने नग्न तस्वीरें किसे भेजी थी? वो पूछती है और मेरा हाथ से वोडका की बोतल छीन लेती है जब मैं घूंट भरती हूँ। मैंने 20 साल की उम्र से कोई नग्न तस्वीरें नहीं भेजी है। मैं नग्न तस्वीरें इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे अपना शरीर पसंद है और मैं इसे सारा दिन घूरना चाहती हूँ। दया हंसती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अफसोस की बात यह है कि शायद वो अकेली नहीं है। उसका फ़ोन चमक उठता है। अनायास ही मेरी नज़र स्क्रीन पर जाती है, लेकिन मेरा ध्यान उसकी ओर खींचता है जैसे फ़ोन में आग लग गई हो। मैं भौहें चढ़ाती, उसे घबराहट से मेरी ओर देखती है। तो मुझे राज रखने के लिए माफ़ नहीं करती।
फिर भी तुम वही कर रही हो, मैं रुखेपन से कहती हूँ। वो निढाल हो जाती है। अब वो टॉयलेट पेपर मुंह में फंसे कुत्ते जैसा लगा रखी है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, वह बुदबुदाती है। किस बारे में? मैं फ़ोन की उम्मीद से हाथ बढ़ाते हुए भौंकती हूँ। वह करराहती है और अपने सीने में और भी दबा लेती है। ल्यूक, वो मुझे मैसेज कर रहा है। वह चौंकती है। मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मेरी आंखों से डर साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हें किस बारे में मैसेज कर रहा है? सिर्फ फिर से मिलने के लिए? धीरे से वो अपना सिर हिलाती है। वह मुझे तुम्हारे बारे में आर्च के साथ उस रात जो हुआ उसके बारे में परेशान कर रहा है। मैंने उसे वही बताया जो तुमने पुलिस को बताया, कि किसी ने दरवाज़ा धमका दिया और उसके बाद वह गायब हो गया। मुझे लगता है कि वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वह कौन हो सकता है। भाड़ में जाओ, मैं गाली देते हुए अपना सिर अपने हाथों में गिरा लेती हूँ। लगता है मैक्स बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहा है। वह आह भरते हुए स्वीकार करती है। न सिर्फ उसके सबसे अच्छे दोस्त मर गया बल्कि पूरा परिवार। लेकिन यह नहीं कहा कि लेकिन मुझे यकीन नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो मानते हैं कि टेलवेरा की प्रतिद्वंदियों ने परिवार को मार डाला। मैंने ल्यूक से कहा कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है और मुझे लगता है कि उसे इसे मान लिया होगा। शब्द अनकहे रह जाते हैं, इसलिए मैं उसके लिए कहती हूँ, अभी के लिए। जवाब में उसके होठ कस जाते हैं और मुझे एहसास होता है कि मेरी परछाई ने मेरे कुछ खतरनाक दुश्मन बना दिए। और चैप्टर 13 यहीं पे ख़त्म होता है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि मेरी तस्वीरें लीक ना हो जाए जो मेरे गैलरी में पड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है यार, पता नहीं क्यों, लेके खुद को ऐसे देख के निहारना, खुद की तारीफ़ करना खुद ही खुद। पता नहीं भाई, पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे कोई बीमारी उमारी तो नहीं है। मैं खुद को ही देख के हॉर्नी हो जाता हूँ, खुद की तस्वीरें देख के हॉर्नी हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक पता नहीं, खुद को देख के कैसे कोई हॉर्नी हो सकता है। मैंने तो एक बार गूगल भी करा था कि ऐसा होता है क्या, लाइक तो वैसा तो कुछ मिला नहीं मुझे। बट कहते हैं कि इफ़ तुम्हारे नज़रों में कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें अट्रैक्टिव लगती है एंड उनमें से वो चीज़ें मतलब तुम में भी है, लाइक इफ़ तुम्हें एक बॉडी स्ट्रक्चर जो है जो अट्रैक्टिव लगता है और तुम्हारा ही वही बॉडी स्ट्रक्चर तुम्हारा है और तुम खुद को अगर न्यूड ऐसे देखोगे आईने में या फ़ोटो में तो तुम्हें वो अच्छा लगेगा। दैट्स वाई यू गेट हॉर्नी ऑन एट दैट पॉइंट। तो ऐसा कहते हैं, होता होगा लाइक। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है एंड हम मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू आप लोग मुझे यहाँ तक अगर सुन रहे हो तो कमेंट करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना, शेयर करो यार जो ऑडियो बुक जो भी पसंद करते हैं, जो भी आपके लाइक इर्द गिर्द। ऐसा तो ये स्टोरी आप भले ही किसी को ना बताओ कि आप ऐसे स्टोरी सुन रहे हो, क्योंकि लोग आपको जज करेंगे। बट इफ़ अगर कोई है जिसको ऑडियो बुक सुनना पसंद है और जो आपको जज नहीं करेगा, उसे आप ये शेयर कर सकते हैं सुनने के लिए। इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।